नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो हमें मिल रही है युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत आज सुपर प्राइम टाइम की युद्ध के मैदान से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि रूसी कब्जे वाले खेरसॉन पर यूक्रेन ने हमला किया है। खेरसॉन के कई इलाकों में गोलाबारी की गई है यूक्रेन द्वारा। यूक्रेनी हमले में मारे गए हैं 2 नागरिक, ये जानकारी मिल रही है। तो खेरसॉन के इलाके में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। इस हमले में खेरसॉन के कई इलाकों में गोलाबारी की गई यूक्रेन द्वारा। यूक्रेनी हमले में 2 नागरिक मारे गए हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध की रणनीति में बहुत बड़ा अविनाशक बदलाव किया है। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में इस फैसले पर मोहर लगा दी गई है। अब नेटो देशों की सीमा में सीधा हमला किया जाएगा, ये फैसला हुआ है। इस हमले से रूस नेटो का सीधा युद्ध छिड़ना तय माना जा रहा है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि अब यूरोप में नेटो टेरिटरी उसका टारगेट है। लेकिन रिपोर्ट यह है कि सभी हमले कीव में किए जाएंगे। दरअसल सीरिया में ईरानी काउंसलेट पर हमले का उदाहरण देते हुए रूस ने कहा है कि ईरानी काउंसलेट पर हमले का अमेरिका ने समर्थन किया और यह हमला ईरान की टेरिटरी पर हुआ था। इसी तरह यूक्रेन की मदद करने वाले देशों के दूतावासों पर रूस को हमला करने का अधिकार है। देखिए क्या है पुतिन की वॉर ऑफ एम्बेसीज का पूरा ब्लूप्रिंट। यूक्रेन की जमीन पर हमले के लिए रूस को दोषी माना जाता है, लेकिन अब रूस यूक्रेन से बाहर हमले भी नहीं करेगा और ये हमले एक साथ कई देशों की जमीन पर होंगे। मिसाइलें सिर्फ कीव की जमीन पर गिरेंगी और धमाके की शॉक वेव पूरे यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स तक जाएगी। धमाके सिर्फ 840 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में होंगे और उसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक होगा। क्योंकि पुतिन ने अब युद्ध की रणनीति बदल दी। अब उनके टारगेट बदल चुके हैं और सैटेलाइट से इन सब टारगेट की मैपिंग हो चुकी। रूस के सैटेलाइट कीव के ऊपर मंडरा रहे हैं और कीव के एक खास इलाके में अमेरिका के दूतावास की रेकी हो चुकी। पोलैंड के दूतावास की मैपिंग कर ली गई। ब्रिटेन के दूतावास को टारगेट पर ले लिया गया। इसके साथ साथ नाटो देशों के दूतावास भी रूस के टारगेट पर आ चुके हैं। पुतिन ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कीव में बने अलग अलग देशों के दूतावास को टारगेट किया है। रूस की सुरक्षा परिषद में यह निर्णय 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमले के बाद लिया गया। इजराइल ने सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर मिसाइल हमला किया। हमला 1 अप्रैल की शाम को किया गया। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस कॉन्सुलेट में ईरान के 7 बड़े कमांडर मौजूद थे और उनको मारने के लिए ही इजराइल ने हमला किया। अब रूस भी इसी रणनीति पर कदम बढ़ाने वाला है।
क्योंकि रूस ने कहा है कि अमेरिका ने इजराइल के दमिश्क हमले का समर्थन किया, जबकि ये ईरान की संप्रभुता पर हमला था। इसी आधार पर रूस भी कीव में नाटो देशों के दूतावास पर हमले कर सकता है। दूतावास जितनी जमीन पर होता है वो उसी देश की जमीन मानी जाती है और सीधे हमले करके पुतिन नाटो देशों के दूतावास ध्वस्त करने वाले हैं। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले अमेरिका का दूतावास है, क्योंकि पेंटागन ने कीव में नॉन कॉम्बैट ट्रूप भेजने का फैसला लिया। इन्हें ओडीसी यानी ऑफिस ऑफ डिफेंस कॉर्पोरेशन पीपल कहा जाता है। ये दूतावास में रहकर यूक्रेन युद्ध की रणनीति तय करेंगे। रूस ने कहा है कि यूक्रेन को युद्ध में मदद देने से अमेरिकी दूतावास रूस का टारगेट है। रूस कीव और नाटो दूतावासों पर हमले का पूर्वाभ्यास भी कर चुका है। रूसी सेना ने 22 अप्रैल को X-59 मिसाइल फायर की। इसको कीव के अमेरिकी दूतावास पर लॉन्च किया गया, लेकिन बेलगोरोद से निकलते ही मिसाइल को रूसी डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। ये रूस की अमेरिका को सीधे चेतावनी है कि अगर युद्ध में यूक्रेन की मदद जारी रही तो उसके दूतावास का हाल ईरान के सीरिया दूतावास जैसा होगा। रूस ने अमेरिकी जमीन पर हमला करने के साथ साथ ब्रिटेन को भी सीधे हमले की धमकी दे दी है। रूस ने कहा है कि उसकी मिसाइलें 20 मिनट के अंदर लंदन को तबाह कर सकती हैं। रूस की इस धमकी के बाद ब्रिटेन सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर अटैक और डिफेंस की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए ब्रिटेन की डिफेंसिव तैयारी क्या है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सेना को 7,76,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद जारी करने का ऐलान कर दिया है। ये रकम अगले 6 दिन तक सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च की जाएगी। ब्रिटेन की थल सेना में इस वक्त परमानेंट सैनिकों की संख्या 73,000 है और 2025 तक इसको बढ़ाकर 83,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। वायुसेना में इस वक्त 130 फाइटर जेट एक्टिव स्थिति में हैं और इनकी गिनती बढ़ाकर 2025 तक 160 की जाएगी। ब्रिटेन 30 नए यूरोफाइटर जेट खरीद सकता है। नौसेना में इस वक्त ब्रिटेन के पास कुल 10 सबमरीन हैं। 2025 तक 14 सबमरीन वॉर रेडी करने का प्लान तैयार किया गया है ताकि अंडर वाटर बैटल स्पेस में रूस को टक्कर दी जा सके। ब्रिटेन ने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए नए सिस्टम खरीदने का प्लान तैयार किया है। पुराने सिस्टम भी अपग्रेड किए जाएंगे क्योंकि फरवरी के महीने में ही ब्रिटेन का ट्राइडेंट सिस्टम फेल हो चुका है। नए बजट में हॉक मिसाइल के लिए रकम का बड़ा हिस्सा रिजर्व किया गया है। ब्रिटेन 7 लाख करोड़ की मदद से अपने पुराने एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करेगा। इनके साथ साथ नए सिस्टम भी खरीदे जाएंगे। ब्रिटेन ने 2030 तक यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति बनने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक ब्रिटेन रक्षा बजट पर अपनी जीडीपी का 2.3% हिस्सा खर्च करेगा। डिफेंस पर खर्च बढ़ाए, इसी तरह रूस से मुकाबला किया जा सकता है। रूस से मुकाबले के लिए डिफेंसिव तैयारी तेज हो गई है, तो अटैक के लिए भी ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सुनक ने कहा है कि रूस यूक्रेन जीतने के बाद भी नहीं रुकेगा और उसका अगला टारगेट पोलैंड होगा। नाटो सहयोगी देश पोलैंड की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्रिटेन ने बड़ी सैन्य तैनाती की है।
पोलैंड में ब्रिटेन के 16,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। भारी मात्रा में हथियार भी तैनात किए गए हैं। इनके साथ 4 यूरोफाइटर टाइफून भी भेजे गए हैं। पोलैंड की सीमा पर पहले ही बेलारूस ने परमाणु मिसाइल सिस्टम इस्कंदर तैनात कर रखे हैं। और बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर ब्रिटेन ने यह सैन्य तैनाती की। अब तक नाटो देश यूक्रेन को हथियारों की मदद देते रहे, लेकिन अब फ्रांस ने यूक्रेन युद्ध में अपनी सेना उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। फ्रांस के एसन क्षेत्र में 6,000 हेक्टेयर में एक युद्ध मैदान बनाया गया। यहां फ्रांस के 2,500 सैनिक अर्बन वॉरफेयर यानी शहरों में युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन सैनिकों की 5 दिन की ट्रेनिंग हो चुकी है। फ्रांस की पहली टुकड़ी को ट्रेनिंग के बाद यूक्रेन भेजा जा सकता है। नाटो देशों ने रूस की घेराबंदी के साथ साथ यूक्रेन युद्ध में सीधे उतरने का फैसला ले लिया है। इसी वजह से कीव में नाटो सदस्य देशों के दूतावास पुतिन के टारगेट पर आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ैपोरिज्जिया से परमाणु विनाश की आशंका। ज़ैपोरिज्जिया प्लांट में सेना भेज सकता है यूक्रेन। प्लांट पर कब्जा जमाना चाहती है यूक्रेनी सेना। फिलहाल रूस के कब्जे में है ज़ैपोरिज्जिया प्लांट। नेटो के 1 लाख से ज्यादा सैनिक रूसी बॉर्डर पर मोर्चा संभाल चुके हैं, वो भी विध्वंसक हथियारों के साथ। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि यूक्रेन को शक्तिशाली बनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम नेटो देशों ने बारूदी गोदाम खोल दिए हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस बार पेंटागन ने ज़ेलेंस्की की हर डिमांड को पूरा किया है, यानी विनाशकों की भारी खेप कीव डिलीवर होने के लिए तैयार है। इंतजार है तो बस बाइडेन के एक दस्तखत का, जिसके होते ही वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दब जाएगा। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन जंग की आंच अब पहले से ज्यादा भड़कने वाली है। किसी भी वक्त इन दो मुल्कों का बारूदी संघर्ष वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। जानते हैं क्यों? यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के एक सिग्नेचर के चलते। आज व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बाइडेन एक ऐसे दस्तावेज पर दस्तखत करेंगे जिसके बाद तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि बाइडेन के एक हस्ताक्षर से एटम बम का ट्रिगर तक दब जाएगा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल यूएस की तरफ से यूक्रेन को $61 बिलियन की सैन्य मदद दी जाएगी। इस मिलिट्री पैकेज से जुड़े दस्तावेजों पर बाइडेन आज हस्ताक्षर करेंगे। बाइडेन के आदेश के साथ ही 7 दिनों में यूक्रेन को हथियार सौंपे जाएंगे। इस बार पेंटागन यूक्रेन को पहले से ज्यादा घातक हथियार सप्लाई करेगा। इतना ही नहीं, ब्रिटेन भी यूक्रेन को $3.71 बिलियन के हथियार भेजेगा।
दावा किया जा रहा है कि इस बार पेंटागन हर वो हथियार यूक्रेन को दे रहा है जो जंग में यूक्रेनी ब्रिगेड को कई गुना ताकतवर बना सकते हैं। जिनके प्रहार से रूसी इलाके थर्रा सकते हैं। मतलब ये कि बीते 2 सालों से जिन विध्वंसक वेपन की डिमांड ज़ेलेंस्की यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन से कर रहे थे, अब वही हथियार यूक्रेन के बारूदी जखीरे में शामिल होने वाले हैं। वो भी अगले 7 दिनों में। आखिर वो हथियार कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। मसलन पहला हथियार ATACMS टैक्टिकल मिसाइल, दूसरा हथियार हाइमार्स लॉन्चर सिस्टम, तीसरा हथियार ब्रेडली फाइटिंग व्हीकल, चौथा हथियार MIM-23 हॉक मिसाइल, पांचवा हथियार 155 mm M777 होवित्जर, छठा हथियार अब्राम्स टैंक, सातवां हथियार F-16 लड़ाकू विमान। बैटल ग्राउंड में बारूदी बवंडर लाने वाले इन 7 हथियारों के साथ साथ अमेरिका लाखों राउंड गोला बारूद की भी सप्लाई करेगा। और जानते हैं, इस बार अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जाने वाले मिलिट्री पैकेज में बड़ा खेल भी खेला है। दरअसल अमेरिका सीधे यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट नहीं देगा, बल्कि वाया डेनमार्क F-16 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी कीव में होगी। क्योंकि यूएस की तरफ से डेनमार्क को F-35 फाइटर जेट मिलेंगे, जिन्हें डेनमार्क F-16 लड़ाकू विमानों से रिप्लेस करेगा। डेनमार्क अपने सभी F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देगा। जून 2024 तक 19 F-16 यूक्रेनी सेना को मिल सकते हैं। वहीं नीदरलैंड 24 F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देगा। हालांकि नीदरलैंड इस साल के आखिर तक या फिर 2025 के जनवरी महीने तक F-16 लड़ाकू विमानों की सप्लाई करेगा, मगर डेनमार्क के F-16 फाइटर जेट 1 महीने बाद ही यूक्रेन को मिल जाएंगे। वहीं ब्रिटेन ने भी अपना खजाना यूक्रेन के लिए खोल दिया है। ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें, एयर डिफेंस मिसाइलें और भारी तादाद में गोला बारूद कीव सप्लाई होगा। मतलब यह कि रूस यूक्रेन जंग अब एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जिसके आगे सिर्फ विनाश ही विनाश है। क्योंकि यूएस, ब्रिटेन और नाटो से मिले हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की रूसी सरजमी को बारूद से पाट देंगे, भीषण तबाही मचा देंगे। लेकिन पुतिन इतनी आसानी से रूसी धरती को बारूद से धधकने नहीं देंगे, क्योंकि यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों की जानकारी जैसे ही पुतिन को मिली, फौरन रूसी डिफेंस ने एक ऐसे सुपर योद्धा को वॉर जोन में झोंक दिया जो डिफेंस भी करता है और ताबड़तोड़ अटैक भी। नाम है S-500 प्रोमेथियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो सिर्फ जमीन या फिर आसमान में ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष तक में भी मौजूद किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस डिफेंस शील्ड के बारूदी प्रहार को रोक पाना किसी के भी बूते की बात नहीं। आखिर कैसे ये जंगबाज हर बारूदी साजिश को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है, ये भी जान लीजिए। रूसी डिफेंस का दावा है कि S-500 प्रोमेथियस अपनी रेंज में आए हर टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आप इस एनिमेशन को देखिए। दरअसल S-500 डिफेंस सिस्टम 4 हिस्सों में बटा होता है और इसका पहला हिस्से में एक सर्विलांस रडार व्हीकल होता है जो 600 किलोमीटर के रेडियस में अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाता है। वहीं S-500 डिफेंस सिस्टम का दूसरा हिस्सा कमांड व्हीकल का होता है जो एक कंट्रोल रूम की तरह है, यानी कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या फिर स्टेल्थ फाइटर सुरक्षा घेरे को भेदने की कोशिश करता है या फिर इसमें दाखिल होता है तो कमांड सेंटर इसकी जानकारी मल्टी फंक्शनल रडार सिस्टम को देता है। वहीं मल्टी फंक्शनल रडार व्हीकल
टारगेट की सटीक लोकेशन और रेंज को आसमान में ही कैप्चर कर लेता है और इसके बाद एक्टिव होता है। S-500 का मिसाइल लॉन्चर, जिसमें 600 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें होती हैं। टारगेट ट्रेस होने के साथ S-500 के लॉन्चर से घातक मिसाइलें निकलती हैं, जो आसमान में किसी भी मूविंग टारगेट को, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या फिर बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल हो, उसे नेस्तो नाबूद कर देती है। S-500 अब तक का सबसे ताकतवर, सबसे जबरदस्त और सबसे विनाशकारी एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एक ऐसी किलिंग मशीन है जो एक साथ चारों दिशाओं में प्रचंड प्रहार कर सकती है। 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ हाईटेक लड़ाकू विमान हो या फिर विनाशकारी मिसाइलें, यहां तक कि स्पेस में भी दुश्मन ने कोई चक्रव्यूह बनाया तो भी S-500 के वार से बचना नामुमकिन है। आखिर इस किलर मशीन में ऐसी कौन सी खूबी है जो इसे मैदान जंग का सबसे दमदार लड़ाका बनाती है, ये भी जान लीजिए। S-500 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल सिस्टम है। S-500 जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता करीब 600 किलोमीटर तक है। 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को तबाह करता है। अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर जैसे स्टेल्थ फाइटर भी इसे चकमा नहीं दे सकते, तो फिर इसके आगे F-16 की क्या बिसात होगी। यह अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। S-500 की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सुपर लड़ाका हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मटिया मेट कर सकता है, क्योंकि इसमें जो मिसाइलें लगी वो एक साथ अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम है। S-500 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हिट एंड रन पॉलिसी पर काम करता है, यानी एक जगह अटैक करने के बाद अपनी लोकेशन को फौरन चेंज कर लेता है, जिसके चलते इसे डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। S-500 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के सुरक्षा कवच को मजबूत करता है। ऐसे में यह देखना होगा कि पश्चिम से यूक्रेन को जो हथियार मिले हैं वो पुतिन के सुरक्षा घेरे को भेद पाते हैं। क्या S-500 से खुद को बचा पाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रूस के कुसर्ग क्षेत्र पर यूक्रेन ने हमला किया। यूक्रेन का 2 कामिकाजी ड्रोन से यह हमला। रूस ने हवा में नष्ट किए दोनों ड्रोन। अगले 7 दिन रूस यूक्रेन युद्ध में निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन 7 दिनों में रूस यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। क्रेमलिन की रणनीति है कि अमेरिका से यूक्रेन तक हथियारों के पहुंचने से पहले ही यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो यूक्रेन सरेंडर पर मजबूर हो सकता है। अगर रूस इस ब्लूप्रिंट पर फेल हो गया तो यूक्रेन 7 दिन बाद रूस में भारी तबाही मचा सकता है और युद्ध में वापसी करके रूस को बैकफुट पर धकेल सकता है। ये सिर्फ ट्रेलर है। रूस में तबाही की असली पिक्चर अभी बाकी है। और इसके लिए यूक्रेन ने जो प्लान तैयार किया है उसके लिए बस 7 दिन रुकना होगा। सात दिन में अमेरिका से हथियारों की पहली खेप पहुंच जाएगी।
जिसके बाद यूक्रेन रूस के शहरों पर टारगेटेड अटैक करेगा। यानी जितना ज्यादा विध्वंस अभी है वो कई गुना बढ़ सकता है। ज़ेलेंस्की का जोश हाई है क्योंकि पहली बार हथियारों की इतनी बड़ी खेप यूक्रेन को मिलने वाली है। खास बात यह कि हाईटेक हथियारों को चलाने के लिए अमेरिका इंजीनियरिंग कोर के ऑफिसर भी भेज सकता है। यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव 2.0 को पहले से ज्यादा मारक बनाने के लिए तैयार है। रूसी शहरों पर हमला करके अचानक से क्रीमिया पर अटैक करेगा, जहां से रूसी सेना को खदेड़ने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार है। अब सवाल उठ रहा है कि जब यूक्रेन की तैयारी इतनी जबरदस्त है तो रूस किस प्लान पर काम कर रहा है। दरअसल रूस के पास अभी 7 दिन का वक्त है जिसमें वो ज़ेलेंस्की के मंसूबे पर पानी फेर सकता है। क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग के बाद फैसला लिया गया, रूस 7 दिन में यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा हमला कर सकता है, जिसमें दक्षिण यूक्रेन को पूरी तरह से यूक्रेन से अलग करने की तैयारी, यानी दक्षिण यूक्रेन में रूसी ध्वज लहरा सकता है। इसके लिए रूस अतिरिक्त सेना उतारने वाला है। इसके लिए रूस पूरी तरह आक्रामक मोड में आ चुका है। दक्षिणी यूक्रेन में तबाही मचाई जा रही है। अभी जिन इलाकों की घेराबंदी की जा रही है उनके नाम जान लीजिए: खार्किव, लुहांस्क, बाखमुत, डोनेत्स्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन और ओडेसा। दक्षिणी यूक्रेन के इन इलाकों में रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यहां के 3/4 हिस्से पर कब्जे का दावा रूस कर रहा है। रूस के पलटवार से यूक्रेन की बेचैनी बढ़ गई है और इसीलिए यूक्रेन ने रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमले शुरू कर दिए हैं। रूस के बॉर्डर सिटी के अलावा यूक्रेन रूस के उन शहरों को निशाना बना रहा है जहां पर तेल संयंत्र मौजूद हैं। कई इलाकों में 12 घंटे से रूसी तेल संयंत्र जल रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही स्मोलेंस्क में हुई है, जहां ड्रोन हमले में ऑयल रिफाइनरी का एक पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा सेवर्स्की इलाके में रूस की 123वीं ब्रिगेड पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया। ड्रोन थर्मल इमेजिंग कैमरे से लैस। चासेव यार में रूसी और यूक्रेनी सैनिकों में जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। खबर है कि कई यूक्रेनी पोस्ट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस ने आर्केटाइन में केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल किया है, जिससे यूक्रेन की फौज में दहशत फैल गई है। इनके अलावा रूस ने अपने बॉर्डर वाले इलाकों पर सुरक्षा बढ़ा दी। खासतौर से एनर्जी सेक्टर पर डिफेंस सिस्टम बढ़ाकर अभेद्य किला बना दिया गया है, जिससे 7 दिन बाद जब अमेरिका से हाईटेक हथियार यूक्रेन तक पहुंचे तो वो रूस के ऑयल रिफाइनरी पर हमला करें तो रूस उसे तुरंत नाकाम कर पाए। यूक्रेन के सबसे पहले टारगेट पर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की ऑयल रिफाइनरी है, जो यूक्रेनी बॉर्डर से 900 किलोमीटर दूर है। मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी यूक्रेन से 750 किलोमीटर दूर पड़ती है, जबकि 1150 किलोमीटर दूर पड़ने वाली समारा रिफाइनरी पर यूक्रेन लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला कर सकता है। इसी तरह सतारोव भी टारगेट पर है, जो 802 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा 502 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाली वोरोनिश रिफाइनरी भी टारगेट पर है। वोल्गोरोद की रिफाइनरी 460 किलोमीटर पर है। रोस्तोव की रिफाइनरी यूक्रेनी बॉर्डर से 190 किलोमीटर दूर है, जहां यूक्रेन पहले भी हमला कर चुका है।
पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने रूस पर हमले के लिए ड्रोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि रूस ने ड्रोन वॉर की रणनीति बदली है। एक तरफ ऑयल रिफाइनरी पर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए, दूसरी तरफ एक नई तरह का ड्रोन रूस उतारने वाला है। जिस ड्रोन को रूस बड़ा हथियार मान रहा है, वो 90 किलो का बम लेकर दुश्मन के खेमे में पहुंच सकता है। उस बम से 3000 डिग्री का तापमान पैदा होता है, जिससे इतनी तबाही मचेगी कि सब कुछ खाक हो जाएगा। रूस का यह थर्मोबैरिक ड्रोन 1 लाख वर्ग मीटर में आग का गोला बनकर तबाही मचा सकता है। रूस ईरान से मिले शाहेद ड्रोन को अपग्रेड करके नए ड्रोन को बना रहा है, जिसे तातरिस्तान की हथियार फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। इसके अलावा रूस ने अपने ठिकानों को यूक्रेन के हमले से बचाने के लिए स्मोक स्क्रीन तैयार की है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बेलोगोरोवका के आसमान में बादलों की एक परत तैयार हो जाती है, जिससे दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन टारगेट को ट्रेस नहीं कर पाते, जबकि दुश्मन के हथियार को रूस का रडार इसी बीच इंटरसेप्ट कर सकता है। रूस का दावा है कि उसने पिछले 48 घंटे में इसी तरह यूक्रेन के 50 ड्रोन मार गिराए हैं। ISW के मुताबिक रूस खार्किव में नए सिरे से ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है, जिससे अमेरिका के हथियार यूक्रेन पहुंचने से पहले उस पर पूरी तरह से कब्जा कर ले। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का इनपुट है कि रूस 7 दिन से पहले एक बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में है, जिसमें टारगेट पर दक्षिण यूक्रेन है। यानी जब तक अमेरिका के हथियार यूक्रेन पहुंचेंगे, उससे पहले ही रूस भारी तबाही मचा चुका होगा। ऐसे में रूस के आक्रमण से घबराई यूक्रेनी सैनिक अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल डरे हुए तरीके से करेंगे। जाहिर है ऐसे में रूस पर हमला बेअसर साबित हो सकता है। रूस इसी रणनीति के जरिए अमेरिका की चाल को मात देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के चेसेवियार में विनाशक जंग जारी है। चेसेवियार में यूक्रेन ने भेजी है नई टुकड़ी। चेसेवियार के बड़े क्षेत्र पर रूस ने कब्जा किया है। रूसी सेना पर हमले को तैयार है ये नई टुकड़ी, जिसे यहां भेजा गया है यूक्रेन द्वारा। ईरान अब बड़ी तैयारी में है। इजराइल के खिलाफ अपनी सेनाओं को बड़े स्तर पर तैयार कर रहा है। खबर है कि अगले 7 दिनों में ईरान बड़े हमले की तैयारी में है। इसी बीच ईरान ने चीन और रूस के साथ अलग अलग डील करके एक संदेश देने की भी कोशिश की है। और ईरान के मंत्री ने साफ साफ कहा है कि हम बस एक आदेश के इंतजार में हैं। जैसे ही आदेश मिला, हम परमाणु परीक्षण भी करेंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए। सात दिन बाद इसी तरह एक 168 घंटे बाद अरब में महाविनाश। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस बात का डर है अब वही होने जा रहा है। इजरायली धरती पर ईरान अब तक का सबसे बड़ा अटैक करने जा रहा है। ईरान की तैयारियां तेज हैं।
इब्राहिम रईसी की सेना की तैयारियों को देखकर बेंजामिन नेतन्याहू दंग है। ईरानी सेना नए तरीके से इजराइल के खिलाफ प्लान बनाकर तैयार है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, इजराइल पर अटैक करने से पहले ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद की लॉबिंग कर रहा है। इजराइल पर अटैक करने से पहले ईरान खुद को हर मोर्चे पर मजबूत कर रहा है। किसी भी परिस्थिति में खुद को इजराइल के सामने टिकाए रखने के लिए ईरान अभी कुछ देशों के संपर्क में है और अलग अलग तरह की डील कर रहा है। कुछ दिन पहले इजराइल पर हमले के बाद ईरान ने यह भी साबित कर दिया है कि उसके ड्रोन 2000 किलोमीटर की दूरी से भी हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। ईरान अभी दुनिया के जिन दो बड़े देशों के साथ लॉबिंग कर रहा है, उसमें से एक है रूस और एक है चीन। इन दोनों ही देशों के साथ डील करने में ईरान को कई तरह के फायदे हैं और इसका एक मतलब यह भी है कि रूस, ईरान और चीन अब अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। चीन ने ईरान को सुसाइड ड्रोन का ऑर्डर दिया है। ईरान 15,000 सुसाइड ड्रोन चीन को देगा। सिर्फ चीन ही नहीं, रूस के साथ भी ईरान ने बड़ी डील की। इसका मतलब यह है कि दुनिया की दो बड़ी ताकत रूस और चीन भी ईरान से प्रभावित है। खासकर दोनों देशों का ईरान से हथियार खरीदना बताता है कि ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता किस हद तक बढ़ा ली। हालांकि ईरान ने रूस से बदले में F-35 की डील की। रूस को भी ईरान सुसाइड ड्रोन देगा। रूस बदले में ईरान को F-35 फाइटर जेट देगा। ईरान को एक हफ्ते में F-35 फाइटर जेट मिलेगा। ये दोनों ही डील उस वक्त में हुई है जब ईरान फिर से इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मूड में है, बाकायदा इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी के साथ खुद को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार कर रहा है। ईरान जानता है कि चीन और रूस के साथ डील उसके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसकी कई वजहें हैं। ईरान चीन साथ रहे तो ईरान पहले से ज्यादा मजबूत होगा। हालात बिगड़ने पर ईरान का साथ चीन देगा। दूसरी तरफ ईरान एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा है। खबर तो यह है कि अब एक सप्ताह में ईरान परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में है। बस इंतजार है तो एक इशारे का। जैसे ही इशारा मिलेगा वैसे ही ईरान अपनी तैयारियों में जुट जाएगा। ईरान के मंत्री जवाद करीमी गोदोसी ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में जिक्र किया है और लिखा है कि बस अनुमति मिलने की देर है। अनुमति मिलते ही एक सप्ताह से पहले ही परीक्षण किया जाएगा। दावा तो यहां तक है कि 7,500 किलोमीटर के इलाके में ईरान कहीं भी अटैक कर सकता है। इतना ही नहीं, ईरानी मंत्री गोदोसी ने सोशल मीडिया पर ही लिखा है कि हमें जैसे ही अनुमति मिलती है वैसे ही मिसाइल की सीमा को 12,000 किलोमीटर तक बढ़ाने का पहला परीक्षण किया जाएगा। इसमें एक हफ्ते का वक्त लगेगा। ईरान के मंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे साफ है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से इजराइल के साथ युद्ध के बीच खुद को मजबूत करने में लगा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर अमेरिका इजराइल की मदद करेगा तो रूस चुप नहीं बैठेगा। ऐसे ही पुतिन ने कहा था कि अमेरिका इजराइल की मदद अगर करता है तो वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। मतलब एक तरफ ईरान के साथ डील करके रूस और चीन ने भी इजराइल और अमेरिका को एक साथ संदेश दे दिया है
मतलब आने वाले 7 दिनों में या 7 दिनों के बाद हो सकता है कि बड़ा घमासान युद्ध छिड़ जाए, जिसकी आशंका पहले से ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा पर इजराइल के हमले के बाद आशंकाएं तेज हुई कि इससे अरब में हालात खराब होंगे। अरब में जंग का विस्तार हो सकता है, ईरान और इजराइल का सीधा युद्ध हो सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यूरोप में हो सकता है। यूरोप की खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी की है कि इस्लामिक जिहादी संगठन गाजा युद्ध का बदला लेने के लिए पूरे यूरोप में हमलों की साजिश तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों की प्लानिंग ISIS ने की है। क्या गाजा युद्ध के प्रतिशोध में एक बार फिर ISIS यूरोप में बड़े स्तर पर खून खराबा करने वाला है? खुफिया रिपोर्ट में क्या आशंकाएं जताई गई हैं, ये देखिए। लंदन में फिर हो सकता है 2005 जैसा आतंकी हमला। क्या पेरिस में फिर होंगे 2015 जैसे आतंकी हमले? क्या 2016 जैसे बम धमाकों से फिर दहल सकता है ब्रसेल्स? क्या फिर नीस की सड़कों पर होंगे लोन वुल्फ अटैक? ये वो भयावह दौर था जब यूरोप से हर महीने छोटे बड़े आतंकी हमलों की खबरें आ रही थी और यूरोप आतंक का एपिसेंटर बन गया था। एक बार फिर यूरोप के बारे में ऐसी ही आशंका जताई गई है। यूरोपीय यूनियन की खुफिया एजेंसियों ने एक साझा रिपोर्ट जारी की है जो ये डरावने संकेत दे रही है कि यूरोप फिर आतंकवाद के रक्त चरित्र में फंस सकता है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि ISIS फिर पूरे यूरोप में आतंकी हमले कर सकता है। बीते 12 महीने में यूरोप में ISIS के हमलों की 12 साजिश नाकाम की गई है। ISIS ने यूरोप के स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, UK, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और स्पेन में हमलों की साजिश रची थी। बीते 12 महीने से ISIS की यूरोप विंग हमलों की साजिश रच रही है और आशंका है कि बहुत जल्द ये बड़ा हमला करने में कामयाब हो सकते हैं। हमास विनाश पर उतारू, इजराइल बेकाबू होता जा रहा है। इतना विध्वंस मचाने के बाद भी बेंजामिन राफा के संपूर्ण अंत की जिद पर अड़े हैं। यहां तक कि अमेरिका के मशवरे को दरकिनार कर दिया गया। राफा में तबाही के ऐसे सबूत सामने आए हैं जो बता रहे हैं कि इजराइल का मंसूबा कितना खौफनाक है। हमास लड़ाकों को पकड़ने के लिए इजरायली सैनिक राफा में इतना कहर बरपा चुके हैं कि अभी तक 10 लाख लोग राफा छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि मलबे के नीचे से लाशों का ढेर निकल रहा है। राफा में अभी तक 6 हफ्ते का ऑपरेशन और 10 लाख लोग राफा छोड़कर भाग गए। जो बचे वो मलबे में दफन हो गए। राफा में रोज एयर स्ट्राइक हो रही है, रोज इजरायली सैनिक कहर बरपा रहे हैं, ऑपरेशन रोज विध्वंसक होता जा रहा है। और उसका सबूत है ये सैटेलाइट तस्वीरें।
पहली तस्वीर में देखिए, ये 6 हफ्ते पहले की सैटेलाइट इमेज है जिसमें राफा में आईडीएफ ने सफेद टेंट बनाए, उसमें हथियार रखे। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये कुछ दिन बाद की है। आईडीएफ के सफेद टेंट पहले से कहीं ज्यादा हो चुके हैं। राफा के सर्वनाश के लिए इजराइल ने पूरी ताकत लगा दी। इसके लिए वो लगातार आर्मी डिप्लॉय करता रहा। इस सैटेलाइट तस्वीर में देखिए, राफा के पास मिलिट्री बेस तैयार किया गया है जहां 120 से ज्यादा सैन्य वाहन ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है। दावा किया जा रहा है कि रोजाना राफा में तबाही मचाने के लिए 800 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल जाते हैं और तबाही मचाते हैं। यह सिलसिला पिछले 6 हफ्ते से चल रहा है। इतना ही नहीं, इजरायली सैनिकों ने राफा के शरणार्थियों के कैंप के बीच में सफेद रंग के अपने टेंट लगा दिए हैं। बताया जा रहा है हर 9वां टेंट आईडीएफ का है। वॉल स्ट्रीट के मुताबिक राफा में ऑपरेशन शुरू होने से पहले करीब 14 लाख शरणार्थी थे, जो अब घटकर 4 लाख से कम बचे हैं। मोसाद का इनपुट है कि अधिकतम हमास लड़ाके इसी जगह छुपे हैं। इसीलिए आईडीएफ शरणार्थी कैंप में घुसकर उन लड़ाकों को पकड़ रही है। इजराइल का दावा है कि हमास ने शरणार्थी कैंपों के अलावा अस्पतालों को अपना खुफिया अड्डा बना रखा है। इसलिए गाजा में मौजूद अस्पतालों और हमास के खुफिया ठिकानों पर इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक इतनी विध्वंसक थी। बीते 24 घंटे में करीब 1000 से ज्यादा शव मलबे से निकाले जा चुके हैं। उत्तरी गाजा के अल शिफा अस्पताल से 400 शव बरामद किए। वहीं दक्षिण गाजा के नसीर हॉस्पिटल से 200 शव निकाले गए। खान यूनिस अस्पताल के मलबे से 283 शवों को निकाला गया। इसके अलावा सेंट्रल गाजा के अल शबा टावर से 107 शव बरामद किए गए। इजराइल की तरफ से किए गए इस नरसंहार से अमेरिका भी भड़क गया। अमेरिका की ह्यूमन राइट कमेटी ने इजराइल की एक यूनिट पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप तक लगाया। हालांकि इजराइल ने अमेरिका के इस कदम का अपने ही अंदाज में पलटवार किया और जिस यूनिट ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, उससे मिलने इजराइल के रक्षा मंत्री को भेजा। यानी इजराइल के तेवर साफ है कि वो राफा के संपूर्ण अंत तक इस ऑपरेशन को रोकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।